हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं कैलाश आशिया हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशिया इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का पहला चैप्टर बेसिक जो है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस का जो संरचना का जो ढांचा है उसके पार्ट्स है। जब तक उनकी पहचान नहीं होती है तब तक हम सेंटेंस को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो कलेक्शन जब भी बनेगा तो उसके एक एक पार्ट का हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस कैपेसिटी में आया है और यहां पर क्यों प्रयोग हुआ है। तो मैं आपको आज इसका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। ये पार्ट ऑफ स्पीच है और इसमें मैंने इस तरीके से बनाया है जिसमें एक बीच में आप देख रहे हैं रेड इंक का वर्ब लिखा हुआ है। इस वर्ब को अपन हेडवर्ड भी बोलते हैं। ये ठीक आप ऐसे ले सकते हैं जैसे पूरे कॉस्मोस में सन जो है वो एक हेड है और बाकी के जितने भी प्लैनेट है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक वैसे ही ये हेडवर्ड जो वर्ब है, ये इसका कनेक्शन पूरे पार्ट ऑफ स्पीच से रहता है। यानी मैं यूं कहूं कि अगर इस वर्ब को निकाल दिया जाए तो सेंटेंस निष्प्राण हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए मैं अब आपको यहां से शुरू करके बताता हूं कि इस हेड वर्ड से जो रिलेट करते हैं वो किस प्रकार और क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहां पर आपको नंबर 1 सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट नाम का जो पार्ट है उसके अंदर नाउन अथवा प्रोनाउन दो में से कोई एक या दोनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं। और ये इस प्रकार प्रयोग होते हैं कि ये सब्जेक्ट इसके साथ जब रिलेट करता है तो इसके सिंगुलर और प्लूरल का संबंध इससे बहुत गहरा होता है। ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर के रूप में यूज होगी, ये अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल के रूप में यूज होगी। अब यहां पर ये दोनों हैं नाउन और प्रोनाउन, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों में से एक या दोनों के दोनों सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। सब्जेक्ट फ्रेंड्स उसको कहते हैं जो वर्ब को एग्जीक्यूट करता है, किसी क्रिया का क्रियान्वयन करता है। यूं कहूं कि सब्जेक्ट को अपन डूअर कह सकते हैं, कर्ता, जो किसी काम को करता है। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर अपन एक वर्ड लें स्टडी, ये हेड वर्ड है, ये हेड वर्ड है। अगर फ्रेंड्स इस स्टडी के लिए अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां मोती, अब यहां तुरंत जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उस हिसाब से इसको कट करके IES, ये इसलिए लगता है कि मोती सिंगुलर है। अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मोती जो है ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब को जब रिलेट करता है तो ये सिंगुलर इस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। अब ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या है, ये नाउन, ये नाउन है। अगर इसकी जगह अपन लिख दें, मान लो ही, अगेन ही सब्जेक्ट है क्योंकि स्टडी करने वाला ही है, लेकिन इस बार है तो सब्जेक्ट, लेकिन इसको नाउन न कह के प्रोनाउन कहेंगे अपन। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि एक वर्ब से जो वर्ब को एग्जीक्यूट करता है, उस एग्जीक्यूटर को, इस क्रियान्वयन करने वाले को, उस डूअर को अपन सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके अंदर दो पार्ट, या तो सब्जेक्ट और या तो नाउन और या प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। अब अपन आगे चलते हैं। सब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का माने किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना। इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, जब भी आप ग्रामर की बुक पढ़ेंगे, टू क्वालिफाई अ नाउन, तब आप देखेंगे कि नाउन को जो भी अतिरिक्त एक मीनिंग देता है उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहां पर मैं यूं कहूं कि इंटेलिजेंट
मोती स्टडीज। तब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि मोती तो सब्जेक्ट है, अब इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव की कोई हैसियत नहीं है। एडजेक्टिव जब भी आएगा उसके आगे नाउन होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तो हम देखेंगे कि मोती जो नाउन है उसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी कैसी है, मोती इंटेलिजेंट है। तब हम देखेंगे कि हमारे को कोई पूछा जाए कि इस पूरी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक एक शब्द, तब हम देखेंगे पूरा सेंटेंस ये दोनों शब्दों से मिला के सब्जेक्ट बना। इस सब्जेक्ट में मोती है वो नाउन है और इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो जब जब एक सेंटेंस के अंदर नाउन का प्रयोग किया जाएगा उसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन, उसकी अतिरिक्त जानकारी, उनकी और ज्यादा विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। आगे चलें, एडवर्ब। ये अब एक बार हम मोटे मोटे रूप में आपके सामने आज डिस्कस कर रहे हैं, एक जनरल लेआउट है ये। फिर हम जब थॉरोली एक एक चैप्टर के रूप में इनको आगे पढ़ेंगे तब आप बखूबी इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट डे हमने जो एक एक शब्द का इंट्रोडक्टरी जो प्लॉट देख करके और डिस्कस किया था वो आगे जाकर के डिटेल के अंदर ओपन होने जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए कि एडवर्ब यानी कि टू एड समथिंग टू वर्ब, यानी जो वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता हो, जो वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी, और समटाइम एडजेक्टिव। ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं यहां पर कि क्या। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर लिख देता हूं इंटेलिजेंट मोती ऑलवेज। अब यहां फ्रीक्वेंसी के रूप में एडवर्ब जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो 100% हमेशा। तो ये इस वर्ब का क्वालिफिकेशन करने वाला, क्वालिफाई करने वाला एक एडवर्ब है। इसके बारे में एक्स्ट्रा है कि वो पढ़ता तो है लेकिन कब, समटाइम, सेल्डम, नेवर, इस प्रकार से एडवर्ब है, इनका प्रयोग किया जाता रहा है। तब आप देखेंगे कि हम जब कभी भी एडवर्ब की आगे चर्चा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि या तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। ये हुआ अपना एडवर्ब। अब अपन आगे फिर मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का फ्रेंड्स सीधा सीधा मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो जब इस वर्ब को एग्जीक्यूट करता है तब उस समय ये वर्ब सामने किसी नाउन या प्रोनाउन को अफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। जब वो प्रभावित करता है तो जो प्रभावित होता है वो नाउन या प्रोनाउन अगेन ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं यूं बताऊं आपको कि इंटेलिजेंट मोती ऑलवेज स्टडीज इंग्लिश। फ्रेंड्स ये इंग्लिश नाउन है और स्टडीज को प्रभावित कर रही है, इस पे अफेक्ट डाल रही है। तो ये जो चीज हमने देखा कि यहां नाउन आया है जो इससे प्रभावित हो रही है, यानी मोती जब भी स्टडी करेगा तो वो स्टडी किस चीज की करेगा? इंग्लिश की करेगा। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। तब हम देखेंगे कि यहां पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, अगली चीज हम और देखें इसके अंदर कि क्या सभी वर्ब ऑब्जेक्ट रखते हैं क्या? क्या जितनी भी वर्ब है, डूअर जब किसी वर्ब को एग्जीक्यूट करता है तो वो सभी वर्ब इसी प्रकार क्या किसी आगे एक नाउन को प्रभाव डालते हैं? तो आइए देखते हैं कि क्या सभी वर्ब ऐसी होती है। तो मैं दो वर्ब का आपको एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। वो है, पहली वर्ब है डाई और दूसरी वर्ब है किल। डाई का मतलब फ्रेंड्स मरना और किल का मतलब मारना। अब आप यहां देखेंगे कि ये वर्ब जब भी इसका जो सब्जेक्ट होगा तब
इस वर्ब की कैपेसिटी सामने किसी को प्रभावित करने की कभी नहीं रहती। तब आप देखेंगे कैसे, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, many soldiers died। अब आप यहां देखिए many soldiers, यहां देखेंगे अपन कि सोल्जर्स है तो सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर डाई का मतलब है मरे, इन द वॉर। फ्रेंड्स, अब ये इन द वॉर को ये कोई जो डाई वर्ब है प्रभावित नहीं कर रही है। ये एक स्थान है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिसको फ्रेज कहते हैं, आगे अपन फ्रेज के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन आप पाएंगे इसके अंदर कि सोल्जर्स, ये वर्ब जब एग्जीक्यूट होती है इनके ऊपर, तो इसकी कैपेसिटी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की है ही नहीं। इसलिए हमेशा वर्ब दो प्रकार की होती है, यानी वर्ब इंट्रांजिटिव और वर्ब ट्रांजिटिव। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए कैसे, यहां पर डाई है, वैसे ही मैं एक सेंटेंस आपको और बना के बताता हूं, और आप देखेंगे यहां पर कि और soldiers killed him। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट है, ये जो मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसने जब मारा है तो इसके मारने से मरा कौन, ये इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा, ये पड़ा है हिम के ऊपर, यानी कोई मेल मेंबर है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो सोल्जर है, किल वर्ब को जब एग्जीक्यूट किया तो इससे जो भी प्रभावित हुआ वो ऑब्जेक्ट कहलाया, और यहां पर इस प्रकार है वो। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे कि डाई वर्ब में हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि उस वर्ब की कैपेसिटी अब किसी को इंपैक्ट किसी पर डालने का है ही नहीं, जबकि किल वर्ब है वो ऑब्जेक्ट रखती है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इन शॉर्ट हम वापस इस बात को समझें कि वर्ब दो प्रकार की होती है, एक वर्ब ट्रांजिटिव, एक वर्ब इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहां तक हम क्लियर हैं। अब हम फ्रेंड्स आगे आते हैं यहां पर फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच पे, जहां पर मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू से समथिंग अबाउट समवन और समथिंग। कैसे, किसी के बारे में कुछ कहना। कैसे, ये जहां जहां नाउन या प्रोनाउन आता है उसके बारे में जो भी चीज बोली जाती है अतिरिक्त, उसको अपन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देके और बताता हूं। जैसे पहले हमने यहां पर लिखा था इंटेलिजेंट मोती, अब यहां पर है, मैं लिख रहा हूं मोती इज इंटेलिजेंट। अब आप यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स कि यहां पर ये वर्ब बी की है जो हम आगे पढ़ेंगे। यहां सब्जेक्ट नहीं है, इसको सब्जेक्ट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वहीं कहेंगे जहां पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन डूअर के रूप में, कर्ता के रूप में किसी वर्ब को एग्जीक्यूट करता हो। जब उस एग्जीक्यूशन के अंदर जब भी कोई वर्ब होती है तब हम कहेंगे यह सब्जेक्ट है। फिलहाल मोती के बारे में ये वर्ड है, तो यहां पर ये अपन नाउन मोती है, उसका ये कॉम्प्लीमेंट इसमें है ना। फिर देखें आप मिस्टर अर्जुन वॉज ए पियानो। अब आप देखेंगे यहां पर कि ये अर्जुन
और ये पियोन, ये दोनों एक ही चीज है। जिस प्रकार मोती के बारे में इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट वर्ड केवल मोती को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक वैसे यहां पर वॉज वर्ब है, तो अपन देखेंगे कि पियोन कौन है, अर्जुन, और अर्जुन क्या है, पियोन। तो इसको अपन ऑब्जेक्ट नहीं कह करके और क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो इंग्लिश सीखने वाले यहाँ एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्या कि उनको जब सेंटेंस की स्ट्रक्चर को वो देखते हैं तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन जब आता है वो और या कॉम्प्लीमेंट आता है, इसका ठीक ठीक से वो अंतर नहीं कर पाते। तो हमें आगे इस चर्चा के अंदर, हम आगे जब भी इस बात को वापस पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट जो होती है वो, ये तो हुई सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट, ऐसे के ऐसे ऑब्जेक्ट की भी कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखिए, we elected Hema मॉनिटर। यहां पर अब हेमा और मॉनिटर दो अलग अलग नहीं है। वी इलेक्टेड यानी हमने चुना, किसे, हेमा को। अब ये अधूरा है, क्या, किस रूप में चुना हमने, तब हम पाएंगे कि अ मॉनिटर, तब तुरंत हमें पता चला कि हेमा के बारे में ये वर्ड एक मीनिंग जो दे रहा है, जो विस्तार दे रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, इलेक्ट वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब आप देखेंगे कि मॉनिटर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब जिस पे प्रभाव डालती है, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तब आप देखेंगे कि या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक विस्तार से बात देने के लिए शब्द आ रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा या तो नाउन आता है और या प्रोनाउन आता है। तब आप अब जब भी अपनी एक्सरसाइज करें, इस वीडियो को देखते समय बार बार इसको रिवाइंड करके आप चला करके देखें कि मुझे कहीं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डाउट तो नहीं है। एक बात फिर फ्रेंड्स, एक बात दोबारा बताना चाह रहा हूं आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो भी वर्ड इंग्लिश का जिस कैपेसिटी में आता है, और उस कैपेसिटी में आने पे हम कैसे तो पहचान करेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसका रोल हमें कैसे पता चलेगा, इस प्रकार की आने वाले दिनों में हम आपके साथ में चर्चा करते रहेंगे। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर एक चीज और आ रही है आपके सामने निकल करके, वो आ रहा है प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन हमेशा एक प्रीपोजिशन, एक अग्रिम स्थिति जो एक नाउन की बाकी की स्थिति के साथ में रिलेट करता है, जो आपने बरसों पढ़े होंगे। जब इसका चैप्टर आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर भी इसका एक इंट्रोडक्शन देके आपको बताऊं कि अगर ये टेबल है, आप देखेंगे अगर बुक है यहां पर है, तो इस स्थिति जो है, पहले से ही जानकारी जो है वो हमारे को है, वो है कि ये ऑन है। ये क्या है, ऑन है। और अगर यहां पर कोई सेल्फ है और उस सेल्फ के अंदर पड़ी है तो वो अंडर है। वो क्या है, अंडर है। इस प्रकार से एट, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, थ्रू, विद, बाय, अक्रॉस, थ्रू, इस प्रकार के प्रीपोजिशन है। वो प्रीपोजिशन का जब चैप्टर आएगा तो हम पाएंगे। लेकिन आप जब कभी भी प्रीपोजिशन नाम आते ही ये जानिए कि इसके आगे नाउन का होना जरूरी है। जब कभी भी है, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे आते हैं जिसमें आप फ्रेजल वर्ब देखेंगे, है ना, जैसे लुक एट, लाफ एट,
तो उसके सामने जब आगे कोई भी चीज आती है तो वो प्रीपोजिशन उस नाउन के लिए नहीं है, वो प्रीपोजिशन उस वर्ब के लिए है जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और फ्रेजल वर्ब कहती है कि उस प्रीपोजिशन में लगने से उस मीनिंग का, जो शब्द का है, पूरा मीनिंग बदल जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जितने भी प्रीपोजिशन आगे पढ़ेंगे उसमें उसका आगे नाउन का होना जरूरी है। अब वो किस कैपेसिटी में है, कहां कहां पर आएगा, जैसे जैसे हम आगे डिटेल में आपके साथ में चर्चा करते जाएंगे हम इसके बारे में आपको बताते जाएंगे। आगे चलें फ्रेंड्स। कंजक्शंस। कंजक्शंस का मतलब होता है वैसे प्लस, एक सेंटेंस यहां, एक सेंटेंस यहां, इन दोनों को बिना पंक्चुएशन साइन के, जैसे कोई फुल स्टॉप, कोई एक्सक्लेमेटरी साइन, कोई कॉमा, कोई भी है, उसके बिना सेंटेंस को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये सेंटेंस के पैटर्न के अंदर जब आते हैं तो दो प्रकार के कंजक्शन है, वो आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस फ्रेंड्स जब भी आते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। वो क्या होता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इस बात को जहन में रखें कि अच्छा, तो इस प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच जब चैप्टर के रूप में आगे आएगी तो हमें डिटेल से ये जानकारी जरूर मिलेगी कि सेंटेंस के अंदर जब भी इंग्लिश लिखी हुई है तो पार्ट पहचानने के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर मुझे क्या दिक्कत आ सकती है, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। तो ये प्रीपोजिशन के बाद हमने कंजक्शन देखे। कंजक्शन में कोऑर्डिनेटिंग है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, सबऑर्डिनेटिंग है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो फ्रेंड्स, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी एक थोड़े को बहुत ज्यादा विस्तार देना, जिसको आप रिपोर्टिंग कहते हैं, किसी सारांश का एक पूरी रिपोर्ट बनाना, तो हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस है उनको अनफोल्ड कर करके एक के दो, एक के तीन ऐसे बनाएंगे। तो जब ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो उनके बीच में कंजक्शन आएंगे, जिससे लैंग्वेज का एक लिखने का, बोलने का फ्लो बनता है, एक मीनिंग बनता है। उनके फ्लो देने के लिए जो कनेक्टिविटी, टू कनेक्ट द अदर सेंटेंस, तब हम देखेंगे कि ये जो भी दो वाक्यों को जोड़ता है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और इसका हम तीन प्रकार के सेंटेंस बनेंगे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर कंजक्शन की बात भी हो गई। और फाइनली क्लच। ये सेंटेंस में वैसे तो एक शब्द की जगह पर आता है, लेकिन होता पूरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जो उस सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे या तो सब्जेक्ट में आएगा पूरा सेंटेंस, या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट में आएगा, या फिर पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव में आएगा, या पूरा सेंटेंस एडवर्ब में आएगा, या पूरा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट में आएगा। यानी जो शब्द हमने एक पढ़ा है, एक शब्द, उसकी जगह पूरा सेंटेंस आता है, तो वो मेन वर्ब, जिसके अंदर अपन कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, जो मुख्य वाक्य। तो दो वाक्य बनते हैं। एक फ्रेंड्स बनता है जिसके अंदर वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और एक होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तब फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर कि आई नो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई नो व्हाट, व्हाट डू यू नो। अब देखिए, एक तो आता है आई नो यू, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट में आपको पता है या तो नाउन आता है और या प्रोनाउन आता है। लेकिन यहां पर अगर आ जाए यू की जगह आई नो व्हाट यू वांट, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार एक शब्द यू आके ऑब्जेक्ट बना, उसी प्रकार इस वर्ब का ये पूरा का पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में आपको पता है नाउन होता है, और नाउन एक शब्द है तो नाउन है,
और अगर शब्द की जगह एक उपवाक्य आ जाता है, हिंदी में सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को कहते हैं उपवाक्य, तो उसको अपन कह देंगे, जैसे ये नाउन की जगह पे आया है क्योंकि ऑब्जेक्ट में नाउन होता है, तो फिर नाउन की जगह आएगा तो इसको अपन कहेंगे नाउन क्लाउज। तब आपने देखा कि यहां पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके आगे पूरा का पूरा सेंटेंस आपने है वो ऑब्जेक्ट के रूप में पाया। पहले यू था और अब पूरा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो कहलाएगा ही, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है तब आप कहेंगे उपवाक्य है इस नो वर्ब का, और ये प्रिंसिपल क्लाउज है यहां, और यहां पर व्हाट आकर के और इस प्रकार से एक क्लाउज बन गया। ये पूरा का पूरा क्लाउज है वो नाउन क्लाउज कहलाएगा। ये इस प्रकार सब्जेक्ट में भी आ सकता है, एडजेक्टिव में भी आ सकता है, एडवर्ब में भी आ सकता है। ये हम आगे जब धीरे धीरे लंबी यात्रा पे चल रहे हैं, जब जब चैप्टर आएंगे करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने आज एक इंग्लिश का ऐसा खाका तैयार करके प्रेजेंट किया है जिसमें आप पाएंगे कि जब कभी भी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं या जो सुनते हैं तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए क्या इस वाक्य की पूरी जो रचना है, पूरी जो स्ट्रक्चर है, उसके एक एक शब्द का मुझे पूरा नॉलेज है क्या। तब हम देखेंगे ये क्या बात हुई, किस प्रकार का नॉलेज है और शब्द क्या होते हैं, तब आप तुरंत देखेंगे अपनी इस आज की वीडियो की पूरी चर्चा। कैसे देखेंगे, आप पाएंगे कि आपकी जो हेड वर्ब है, मेन हेड वर्ड जो है वो होती है वर्ब, और उस वर्ब से पूरी की पूरे सेंटेंसेज में जितने भी आते हैं, तब पहले मैंने देखा कि एक सब्जेक्ट होता है जिसको डूअर कहते हैं, कर्ता कहते हैं, वो वर्ब को एग्जीक्यूट करता है, उसमें दो में से एक या दोनों आते हैं, इधर नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद हमने देखा कि एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, इट क्वालिफाइज ए नाउन। तब मैंने आपको बताया कि हॉट वाटर, बिग रूम, तब आप देखेंगे कि हॉट वाटर को क्वालिफाई कर रहा है तो हॉट एडजेक्टिव है। क्लीन रूम, बिग रूम, तो बिग और क्लीन रूम जो नाउन है उसके बारे में उसको क्वालिफाई कर रहा है, उनकी विशेषता बता रहा है, उसमें अतिरिक्त जानकारी देता है, इस प्रकार के एडजेक्टिव है। फिर अपन देखेंगे एडवर्ब, तब देखेंगे कि जब भी किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए जो भी वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, तब हम तुरंत उसको कहेंगे ये एडवर्ब पहचान में आ गया। तो पहले मैंने बताया कुछ फ्रीक्वेंसी के होते हैं, कुछ टाइम के एडवर्ब होते हैं, कुछ मैनर्स के एडवर्ब बताने वाले होते हैं, जो हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिर फ्रेंड्स आया ऑब्जेक्ट, तब पहली चीज आई कि वर्ब, जब कभी भी कोई सब्जेक्ट वर्ब को एग्जीक्यूट करता है तो क्या हर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तब आज आपने निश्चित रूप से ये सीख लिया होगा, आज आपके नोटिस में ये बात आ गई होगी कि वर्ब की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के अंदर। क्या मैंने यहां पर दिया, डाई मरना और किल मारना। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि डाई का एक कैपेसिटी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की है ही नहीं, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ ही बाउंस करती है, आगे जा ही नहीं सकती। इसको कहते हैं वर्ब इंट्रांजिटिव, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर हमने देखा एक किल वर्ब आई है, जिसमें हमने देखा है कि वर्ब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है जब सब्जेक्ट किसी वर्ब को एग्जीक्यूट करता है तो उस वर्ब से जो इंपैक्ट जिस नाउन पे या प्रोनाउन पे पड़ता है वो सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तब आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपने ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं। फिर फ्रेंड्स एक कॉम्प्लीमेंट की जब बात आई, तब मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप देखेंगे कि वर्ब जिसको प्रभावित कर रहा है वो तो है ऑब्जेक्ट, और अगर किसी भी नाउन के बारे में, चाहे वो सब्जेक्ट का नाउन हो चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो, उसके बारे में उसका एक पर्यायवाची के रूप में जब कोई व्याख्या की जा रही है शब्द के द्वारा, तो वो शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फिर आगे देखें आप, फाइनली प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, एक नाउन की बाकी की जो भाव है उसके ऊपर ऐसी स्थिति जिसको आप कहते हैं ऊपर, नीचे, पास में, पहले, बाद में, आगे, बाहर, अंदर, में, पर, इस प्रकार के तो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं।
इसी प्रकार से आगे डिटेल में अपन चलेंगे तो फिर देखेंगे कि कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, फिर फ्रेज के प्रीपोजिशन होते हैं और डिटेल में अपन बात करेंगे। फिर आया कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है कि जोड़ना। ये दो शब्दों को, दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। जैसे राम एंड रहीम, यहां दोनों को जोड़ने के लिए ये एंड कंजक्शन। और इसी प्रकार मैंने बताया दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है कंजक्शन। तो सेंटेंस जोड़ते समय या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं, क्लाउज जो कि एक सेंटेंस का हिस्सा होता है लेकिन उपवाक्य के रूप में, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वही कहलाती है जो एक सिंगल वर्ड के लिए होती है। सब्जेक्ट में आता है तो बी नाउन क्लाउज, ऑब्जेक्ट में देखें आप, एग्जांपल के अंदर मैंने दिया है आपको, तो ये नाउन क्लाउज है लेकिन ऑब्जेक्ट में है। उसी प्रकार से किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव क्लाउज पूरा वाक्य आ सकता है। इसी प्रकार किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्बियल क्लाउज आ सकता है। इस प्रकार से ये क्लाउज की अपन व्याख्या आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप किस प्रकार समझे, आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे पक्का बताएं। मैं आपके हर क्वारी का, हर डाउट का पूरा जवाब निश्चित रूप से दूंगा। और अगला वीडियो मैं बहुत शीघ्र आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, पार्ट ऑफ स्पीच के आगे है, वो बनाने जा रहा हूं, जो तुरंत आपके पास में है वो पहुंच जाएगा। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब पक्का करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते जाए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।